हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे आप सभी लोग? आए हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट नंबर 3 की, जिसमें हमारे पास टॉपिक रहने वाला है बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड कंपोजिशन। सेकंड इसमें बात करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर बात कर लेते हैं। आज हम कौन से टॉपिक अपना क्लियर करने वाले हैं और यूनिट नंबर 3 में कौन कौन से टॉपिक की हमें बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड किस से मिलके बना होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। हीमियोपोइसिस एक प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कैसे बना है, एनीमिया क्या होता है, मैकेनिज्म क्या रहता है कोगुलेशन का। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग की, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। RH फैक्टर की बात करेंगे, ट्रांसफ्यूजन की बात करेंगे और सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। ब्लड से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में बात करनी है। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड जो आपका टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें हमें बात करनी है लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड टिश्यूज के बारे में, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में, लिम्फ सर्कुलेशन के बारे में एंड फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये भी हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बॉडी वाटर कंटेंट के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी को डेवलप्ड होने के लिए या कोई काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या फिर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को डेवलप्ड होने के लिए वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये जो पर्टिकुलर वाटर का रेशियो रहता है या परसेंटेज जो रहता है वो अलग अलग एजेस में अलग अलग रहता है। जैसे कि बच्चों में कुछ और रहेगा, जो अडल्ट मैन और वुमेन है उनमें कुछ और रहेगा, या फिर जो ओल्ड एज होता जाएगा उसमें ये वाटर का जो रेशियो या वाटर का जो परसेंटेज है वो कम होता रहेगा। बट ये क्या है, हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है। जैसे कि अगर बच्चों में बात की जाए तो इन्फेंट्स में अगर बात करें तो 75% हमारा जो बॉडी मास है बच्चों का, उसका 75% वाटर रहता है। जबकि अगर अडल्ट मैन और वुमेन की बात की जाए तो उनके बॉडी मास का 50 to 60% जो रहता है वो वाटर रहता है। अगर ओल्ड एज की बात की जाए तो 45% इसका रेशियो आपको मिलेगा। सेकेंड पॉइंट इसमें है द परसेंट ऑफ बॉडी वाटर चेंजेस विद डेवलपमेंट। जैसे जैसे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, बॉडी ग्रो करती है, वैसे वैसे वाटर का भी जो अनुपात है, वाटर का जो रेशियो है वो भी चेंज होता रहता है, यानी कि जो परसेंटेज है वो चेंज होता रहेगा। जैसे कि जैसे जैसे बॉडी ग्रो करेगी, डेवलप्ड करेगी, तो ऑर्गन भी क्या करेंगे, डेवलप्ड करेंगे, मसल्स भी बढ़ेंगी, फैट बोन्स भी बढ़ेंगी। तो इनके साथ साथ क्या रहता है, कहीं ना कहीं वाटर का जो रेशियो है वो भी चेंज होता रहता है। जैसे अगर ब्रेन और किडनी की बात की जाए तो इनमें सबसे ज्यादा यानी कि सबसे हाईएस्ट जो रेशियो रहता है वाटर का वो ब्रेन और किडनी में रहता है, जो हमारा क्या है 80 to 85% है उनके मास का अनुपात है ये। उसके बाद अगर देखा जाए सबसे कम लेवल जो रहता है या सबसे कम अनुपात जो रहता है वाटर का, वो रहता है हमारे टीथ में। तो ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा जो वाटर का रेशियो है वो ब्रेन और किडनी में रहता है, लेकिन जब से सबसे लोवेस्ट जो रहता है वो हमारा रहता है टीथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉडी वाटर कंटेंट के बारे में, यानी कि हमारी बॉडी में वाटर जो रहता है वो कितना और कौन सी पर्टिकुलर जगह पे रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें भी हमारे टिश्यूज होते हैं, उसमें जो वाटर का कंटेंट रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। जैसे कि अगर बहुत कम की बात करें कि कहाँ पे सबसे कम हमारा वाटर का परसेंटेज रहता है, तो टीथ में सबसे कम रहता है और ब्रेन में हमारा सबसे ज्यादा रहता है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो और आप अपने एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि ब्रेन में 80 to 85% वाटर रहता है, टीथ में 8 to 10% रहता है, सबसे कम रहता है लंग्स में, लीवर में, ब्लड में, स्किन में, मसल्स में, किडनी में, बोन्स में और हार्ट में। तो ये हमारा क्या है कि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स के साथ साथ हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट रहता है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड के बारे में। अब बॉडी फ्लूइड क्या है? हमारी बॉडी जो है, जो हमारी बॉडी बनाई गई है वो सॉलिड और फ्लूइड दोनों ही कंपोनेंट से बनाई गई है। ठीक है, अगर फ्लूइड की बात करें तो देखिए ब्लड भी एक टाइप का फ्लूइड है, वाटर भी है। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी में बनी है, हमारी जो बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है वो सॉलिड और फ्लूइड दोनों से हुआ है। सॉलिड पार्ट प्रोवाइड द प्रॉपर शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी कि जो सॉलिड पार्ट होता है वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। फ्लूइड सर्कुलेट ऑल ओवर द बॉडी टू मेंटेन द होम्योस्टेटिस, और जो हमारा फ्लूइड होता है बॉडी का वो हमारी बॉडी में होम्योस्टेटिस यानी कि हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज फ्लूइड पार्ट इज मोर देन 2 to 3rd ऑफ द होल बॉडी, यानी कि हमारा जो हमारी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में जो हमारा 2 to 3rd पार्ट रहता है वो उससे भी ज्यादा हमारा फ्लूइड उसमें प्रेजेंट रहता है। वाटर फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो वाटर रहता है वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा रहता है एज ए फ्लूइड। Water contain in young adult male about 60 to 65 and solid about 35 to 40%, यानी कि जो अगर एक यंग अडल्ट मेल में देखा जाए तो जो वाटर रहता है वो रहते हैं 60 to 65% और जो सॉलिड रहता है वो रहते हैं 35 to 40%। उसके बाद अगर यंग अडल्ट फीमेल की बात की जाए तो वाटर का जो कंटेंट रहता है वो रहता है 50 to 55% और जो हमारा सॉलिड रहता है वो रहता है 40 to 45%। यानी कि अगर टोटल एक एवरेज अगर हम ह्यूमन बॉडी का निकालें तो कहीं ना कहीं अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट 70 kg है तो अबाउट उसमें जो बॉडी फ्लूइड रहेगा वो रहेगा 40 लीटर। ठीक है, तो ये एक एवरेज एरिया है, तो आप देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो कि भाई बॉडी फ्लूइड हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे ही सेम हमारे लिए जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे सेल्स हैं, जितने भी हमारे टिश्यूज हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट उनको काम करने के लिए और उनको बैलेंस करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए भी हमें बॉडी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2 मेजर कंपार्टमेंट में होता है। फर्स्ट वन इज इंट्रासेल्युलर, सेकंड इज एक्स्ट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि जो सेल के अंदर के में जो मतलब जो सेल के अंदर वाला फ्लूइड होगा उसको हम बोलेंगे इंट्रासेल्युलर, जिसका वॉल्यूम रहता है 22 लीटर और ये अराउंड 55% बॉडी मास का होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर की बात करें या फिर इंटर सेल्यूलर, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर को इंटर सेल्यूलर भी बोला जाता है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब है सेल के बाहर का जो भी फ्लूइड होगा उसको हमने एक्स्ट्रा सेल्यूलर में काउंट किया है, जिसका वॉल्यूम रहता है 18 लीटर और ये अराउंड 45% रहता है बॉडी में। अब जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर है वो 4 सब यूनिट में डिवाइडेड है, जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ, सेकंड इज प्लाज्मा, थर्ड इज फ्लूइड इन बोन्स एंड कार्टिलेज, ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, डाइजेस्टिव जूस, साइनोवियल फ्लूइड और यूरिनरी फ्लूइड। ये सारे के सारे हमारे किस में आता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। वन बाय वन बात करते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? तो सपोज कीजिए ये 2 सेल हैं और इनके बीच का जो स्पेस है इसमें जो फ्लूइड भरा होगा उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लिम्फ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। यहाँ मैं आपको एक शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देती हूँ। लिम्फ क्या होता है? जैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वैसे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ का सर्कुलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। अब ये क्या रहते हैं? जैसे सपोज कीजिए ये जो 2 सेल हैं और इनके बीच में का जो स्पेस होता है, ठीक है, तो जैसे कोई सेल डेथ हो गई है या फिर डिस्ट्रॉय हमें उसको करना है तो हम लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लिम्फ जो है एक हमारी बॉडी से फिल्ट्रेशन का काम करता है कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको लिम्फेटिक वेसल्स जो रहती हैं वो लेके जाती हैं। तो आप इतना अभी समझ सकते हैं।
सेकंड इसमें आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जैसे कि ब्लड हमारा एक प्लाज्मा है, वो भी हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आता है। बोन्स और कार्टिलेज में जो फ्लूइड रहता है उसको भी हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर में काउंट करते हैं। जितने भी ये डाइजेस्टिव जूस, साइनोवियल फ्लूइड, यूरिनरी फ्लूइड है, ये सब हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में काउंट होते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेट किए गए नोट के अकॉर्डिंग कि भाई इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है वो सेल के अंदर जो फ्लूइड रहता है दैट इज इंट्रा सेल्यूलर। ये मैं जो आपको बता चुकी हूँ वही यहाँ पे रिटर्न में लिखा हुआ है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जब दो सेल के बीच में हमारा जो भी स्पेस रहता है, जो भी फ्लूइड रहता है, हम उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, या फिर आप उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे है ब्लड प्लाज्मा जो है वो सेकेंड पार्ट है ECF का, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ब्लड होता है वो भी हमारा किस में आता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी कि बॉडी फ्लूइड हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ये क्या है, होम्योस्टेटिस में हेल्प करता है। होम्योस्टेटिस मतलब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यानी कि जो भी हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है उसमें हेल्प करता है। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। कहीं ना कहीं ये क्या करता है, टिश्यू स्टेबिलिटी, यानी कि टिश्यू की स्टेबिलिटी और उनके टेक्सचर को बना के यानी कि मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी कि अगर हमें अपने बॉडी फ्लूइड को मेजर करना है तो किस पर्टिकुलर फॉर्मूला की हेल्प से हम करेंगे। टोटल बॉडी वाटर एंड द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी आर मेजर्ड बाय इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड और डाई डाइल्यूशन मेथड, जिसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम इक्वल टू ECF एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम माइनस प्लाज्मा वॉल्यूम, जहां पे हमारा ICF वॉल्यूम इक्वल टू कितना होगा, टोटल फ्लूइड वॉल्यूम माइनस ECF वॉल्यूम। सेकेंड टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है ब्लड। सबसे पहले बात करेंगे ब्लड के बेसिक इंट्रोडक्शन की। तो जैसे कि आपको पता है कि ब्लड भी क्या है, एक टाइप का फ्लूइड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है, विच कंसिस्टिंग ऑफ क्लियर स्ट्रोक कलर वाटरी नॉन लिविंग फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि इसमें का जो कलर होता है वो स्ट्रोक कलर होता है। वाटरी नॉन लिविंग फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको आप प्लाज्मा भी बोलते हो, क्योंकि जब आप ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको प्लाज्मा भी दिखेगा, RBC भी दिखेंगे, WBC भी, जो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, एंड लिविंग ब्लड सेल्स फॉर्म एलिमेंट, जैसे कि हमारा RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं ब्लड के। ब्लड इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड ऑफ लाइफ या फिर फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो हमारा ब्लड है उसको हम फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं या फिर फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बोलते हैं या फिर फ्लूइड ऑफ हेल्थ बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ब्लड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Blood is the most commonly used body fluid for circulating any material from one organ to another organ। ये बात हमें पता भी है कि जो ब्लड होता है डेफिनेटली वो हमारे सर्कुलेशन सिस्टम में आता है, जिसमें हमारा कोई भी मटेरियल या कोई भी फ्लूइड जो होता है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचने में हेल्प करता है। जैसे अगर बात की जाए ब्लड ही, तो ब्लड भी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और हर पर्टिकुलर सेल से और टिश्यू से तक पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज। Blood constitutes about 8% of the total body mass and it has a slightly alkaline pH ranging from 7 to 7.5। यानी कि जो ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं वो 8% रहते हैं टोटल बॉडी मास का। अगर इसके pH की बात की जाए तो ये स्लाइटली एल्केलाइन होता है, जिसकी रेंज होती है 7 टू 7.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए टोटल ब्लड की तो ये रहता है 1.052 टू 1.061 और ये 5 टाइम मोर विस्कस होता है वाटर से, यानी कि वाटर से ज्यादा विस्कस होता है। उसके बाद अगर कलर की बात की जाए तो कलर जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर ऑक्सीजन कंटेंट है उसमें ज्यादा है व्हेन सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, तो इसका जो कलर है वो आपको ब्राइट रेड मिलेगा, जबकि अगर अनसैचुरेटेड है ऑक्सीजन के साथ तो इसका जो कलर है वो आपको डार्क रेड मिलेगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम की बात की जाए, ब्लड वॉल्यूम की बात की जाए तो अडल्ट मेल में अगर देखा जाए तो 5 to 6 लीटर ये रहता है। अगर फीमेल में देखा जाए तो कहीं
ना कहीं 4 to 5 लीटर ये नॉर्मल रेंज इसकी रहती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड का मतलब है कि ब्लड किन किन पर्टिकुलर चीजों से मिलके बना हुआ है। जैसे कि ये 2 टाइप से मिलके बना हुआ है, जैसे कि फर्स्ट इज ब्लड प्लाज्मा एंड सेकेंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब हमें ये तो पता है कि जो हमारा ब्लड है उसी में हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहता है, ठीक है। अभी हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो कंपोजिशन में हमारा जो रहेगा वो रहेगा ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसको हमने बोला है फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। इन दो को मिला के हमारा जो है ब्लड बनता है। लेकिन आगे वाली पर्टिकुलर स्लाइड में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारा ब्लड है वो एक न्यू बोर्न बेबी में कैसे बनता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड है। तो सबसे फर्स्ट इज ब्लड प्लाज्मा, जिसमें हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, न्यूट्रिशन, स्पेशली जो हमारे डाइजेस्टेड फूड होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, गैसेस होते हैं, इन सबको मिला के हमारा ब्लड प्लाज्मा बनता है। उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमारे जो है वो एलिमेंट्स में आते हैं। ये भी हम देखेंगे कि आरबीसी कैसे बनता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कैसे बनता है। अगर ब्लड प्लाज्मा की बात की जाए तो ये स्ट्रोक कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड में 55% रहता है। अब हमारे इस 55% का 90 to 92% हमारा प्लाज्मा जो है वो वाटर है और 6 to 8% जो है वो है हमारा प्रोटीन, ठीक है। अगर हम ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, ब्लड सेल्स कौन सी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा को अगर सेपरेट करना चाहे तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू उसको सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्रोटीन में हमारा क्या आता है, एल्ब्यूमिन आता है, ग्लोब्यूलिन आता है, फिब्रिनोजन आता है। एल्ब्यूमिन क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कि हमारा 60% रहता है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना, नॉर्मल करके रखना। सेकेंड वन इज ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या है, ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि ये हमें क्या करेगा, हमारी बॉडी को डिफेंस करेगा, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी इन्फ्लामेशन से हमें बचाएगा, और ये हमारा इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। इसका जो रोल है वो इम्यूनिटी पावर में है। फिब्रिनोजन में भी आप जानते हो, फिब्रिनोजन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, क्योंकि हमारी बॉडी में कोगुलेशन होना जरूरी भी है। जिस टाइम पे हमारा सपोज कीजिए कोई एक्सीडेंटल कंडीशन में अगर किसी पेशेंट का ब्लड फ्लो हो रहा है तो एक टाइम पे उसका कोगुलेट होना यानी कि उसका रुकना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या है, फिब्रिनोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोगुलेशन का। एक टर्म इसमें आती है सीरम। तो सीरम क्या है, ये भी एक टाइप का प्लाज्मा है, बट इसमें फिब्रिनोजन नहीं होगा, यानी कि अगर हम क्या कर दें, क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दें और सिर्फ एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन रहे तो वो हमारा क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। हमें पता है कि जो हमारा ब्लड है वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन में आता है। तो कहीं ना कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टिंग का भी काम करता है। उसके बाद ब्लड के लेवल को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। हर पर्टिकुलर साइट पे बॉडी की ब्लड का जो लेवल है वो पर्टिकुलर रेगुलेट रहे, मेंटेन रहे, उसको भी ये देखेगा और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो सबसे पहला फंक्शन इसका आता है ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि हमें पता है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करता है। जैसे कि ऑक्सीजन को पर्टिकुलर सेल्स और टिश्यू के पास पहुंचाने का काम करेगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स और टिश्यू से ये लेके लंग्स में लेके आएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन और वेस्ट मटेरियल को भी ये ट्रांसपोर्ट करेगा मेटाबोलाइट साइड से एलिमिनेटिंग साइड तक, यानी कि जिससे कि जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट हो सके, एलिमिनेट हो सके। उसके बाद हार्मोन्स को भी ये हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। जैसे कि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि ब्लड के साथ ही फ्लो करते हैं, है ना, एंडोक्राइन ऑर्गन्स जो रहते हैं हमारे, तो उन पर्टिकुलर हार्मोन्स को उन पर्टिकुलर साइट पे, जो उनकी टारगेट साइट
साइट है उनके पास पहुंचाने में भी ये हेल्प करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सेकंड इज रेगुलेशन। तो रेगुलेशन क्या करता है, ये हमारा जो फ्लूइड है, वॉल्यूम फ्लूइड है, उसकी वॉल्यूम को कहीं ना कहीं रेगुलेट करके रखता है बाय रिलीजिंग द इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद ये आयंस को भी मेंटेन करके रखता है, नॉर्मल पीएच बना के रखता है बॉडी टिश्यू में। उसके बाद होम्योस्टैटिस यानी कि टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन इज रेगुलेशन, कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखेगा, पीएच को रेगुलेट करके रखेगा, जो हमारा बॉडी फ्लूइड है उसको रेगुलेट करके ये रखेगा। नेक्स्ट फंक्शन आता है प्रोटेक्शन। ब्लड जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, जैसे कि प्रिवेंट ब्लड लॉस से बचाता है। व्हेन ब्लड वेसल्स इज डैमेज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन इनिशिएट क्लॉट फॉर्मेशन। जब भी कोई ब्लड वेसल्स डैमेज होती है या ब्लड लॉस होता है या फिर कोई इंजरी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, जो हमारी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्लॉट फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे कि ब्लड लॉस ना हो। प्रिवेंट द इन्फेक्शन बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज एंड ल्यूकोसाइट सेल्स। और कहीं ना कहीं क्या करता है, जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, जो हमारे ल्यूकोसाइट सेल्स होते हैं, वो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। विच हेल्प डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के लिए डिफेंस का काम करता है। जितने भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, उनसे भी ये हमें बचाता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है स्टोरेज फंक्शन। हमारी बॉडी में ऐसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हैं, उनको भी ये कहीं ना कहीं स्टोर करके रखता है, जैसे कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये हमारा ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में कोई फ्लूइड लॉस होता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, तो हम इन पर्टिकुलर सब्सटेंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफेंसिव फंक्शंस। डिफेंसिव फंक्शंस क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स में WBC जो हमारे रहते हैं वो टोटली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को हार्मफुल सब्सटेंस से बचाती हैं, उनके लिए लड़ती हैं। ठीक है, व्हाइट सेल्स ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमारा WBC होते हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स इंगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऐसा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो जो हमारे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स है वो उसको क्या कर लेती है, इंगल्फ कर लेती हैं। लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी प्रोटेक्शन, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारे इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती हैं, जो हमारी WBC होती हैं, क्योंकि WBC को ही हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। एसिनोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। जो हमारा WBC में एसिनोफिल सेल्स होती हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हीमियोपोइसिस। हीमियोपोइसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी ह्यूमन बॉडी में कैसे ब्लड का फॉर्मेशन हुआ है, जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो कैसे बने, उसको हम बोलते हैं हीमियोपोइसिस। द प्रोसेस बाय विच द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड डेवलप्ड इन इज कॉल्ड हीमियोपोइसिस एंड हेमाटोपोइसिस, यानी कि जितने भी हमारे ब्लड्स के एलिमेंट्स हैं वो कैसे एक ह्यूमन बॉडी में डेवलप्ड हुए हैं, उसको हम बोलते हैं हीमियोपोइसिस, या फिर आप इसको हेमाटोपोइसिस भी बोल सकते हो। बिफोर बर्थ हीमियोपोइसिस फर्स्ट अकर इन द यॉर्क सैक, यानी कि बर्थ किसी भी बेबी के बर्थ होने से पहले जो हीमियोपोइसिस प्रोसेस जो सबसे फर्स्ट में होता है वो होता है यॉर्क सैक में और एम्ब्रियो में, एंड लेटर इन द लीवर, और उसके बाद लीवर में, फिर स्प्लीन में, फिर थाइमस में, एंड उसके बाद लिम्फ नोड में फीटस के। Next is red bone marrow become the primary site of hemiopoiesis in the last 3 months before birth। ठीक है, और जो हमारा रेड बोन मैरो होता है वो हमारा प्राइमरी साइट होता है, क्योंकि जब हमारा बर्थ होने से 3 महीने पहले जो हमारा हेमियोपोइसिस यानी कि जो हमारा ब्लड का डेवलपमेंट होता है वो रेड बोन मैरो में होता है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, प्राइमरी साइट बोला गया है। एंड कंटिन्यूस एज द सोर्स ऑफ ब्लड सेल्स, और उसके बाद ये कंटिन्यू होता रहता है, आफ्टर बर्थ भी ये चलता रहता है एंड थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, तो ये एक
पूरी प्रोसेस है जिसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके 9th ट्राइमेस्टर तक कैसे एक बेबी में हीमियोपोइसिस प्रोसेस होती है एंड आफ्टर द बर्थ फिर कौन से पर्टिकुलर साइट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में रेड बोन मैरो बनाता है, आरबीसी कौन बनाता है, डब्ल्यूबीसी कौन बनाता है, या फिर जो भी हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो कौन सी प्राइमरी साइट बनाते हैं। तो ये सारी जितनी भी हमने अभी बात की है ये सब किस में आता है, हीमियोपोइसिस में आता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ हीमियोपोइसिस। प्रोसेस ऑफ हीमियोपोइसिस का मतलब है कि हमारी बॉडी में या फिर न्यू बॉर्न बेबी के बॉडी में कैसे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनती हैं। ठीक है, तो जो हमारी हीमियोपोइसिस है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड का फॉर्मेशन किससे होता है, तो सबसे पहली जो सेल है उसको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। यानी कि स्टेम सेल्स वो सेल होती है जो हमारे ब्लड फॉर्मेशन को स्टार्ट करती है, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है या फिर ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके पास एसिमेट्रिक प्रॉपर्टीज रहती है, यानी कि एसिमेट्रिक डिवीजन प्रॉपर्टीज रहती है। अब और एसिमेट्रिक डिवीजन क्या है? एसिमेट्रिक डिवीजन का मतलब है जिसमें डिवीजन होने पे स्टेम सेल्स एक अपनी कॉपी बनाएगी, यानी कि स्टेम सेल्स, ओरिजिनल स्टेम सेल्स एक अपनी जीरोक्स स्टेम सेल्स कॉपी बनाएगी, प्लस दूसरा वो बनाएगा इरिथ्रोब्लास्ट यानी कि आरबीसी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्टेम सेल्स जो होती है इसीलिए ये क्या करता है, एसिमेट्रिक डिवीजन करता है। एसिमेट्रिक डिवीजन का मतलब है, सपोज कीजिए स्टेम सेल है, स्टेम सेल्स एक बनाएगा स्टेम सेल्स और एक डिवीजन जो करेगा वो करेगा इरिथ्रोब्लास्ट। अब फिर ये जो स्टेम सेल्स बनी है जिसको हमने जीरोक्स स्टेम सेल्स बोला है, फिर ये फर्दर डिवीजन होगा और ये डिवीजन ऐसे ही चलता रहेगा, इसीलिए इसको एसिमेट्रिक डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, erythrocytes production start when the myeloid stem cells, hematopoietic stem cells transform into pro-erythroblast, यानी कि जो erythrocytes का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है वो मेलॉइड स्टेम सेल से होता है, जो कि स्टेम सेल्स जो है वो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर देखा जाए कि एक न्यू बोर्न बेबी में कैसे हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं, तो सबसे पहले जो हमारा गैस्ट्रेशन होता है, यानी कि जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो गर्भावस्था में होता है और गर्भावस्था के 3rd वीक की अगर मैं बात करूं तो 3rd वीक से जो है हमारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि स्टेम सेल्स करती हैं, जो कि यॉर्क सैक में प्रेजेंट रहती हैं। ये जो स्टेम सेल्स है ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बनाना स्टार्ट करती है फिटस में। ठीक है, ये 3rd वीक में प्रोसेस होती है। उसके बाद जब प्रेगनेंसी का 3rd मंथ चलता है, यानी कि जब गर्भावस्था का 3rd मंथ चलता है, तो इस दौरान क्या होता है कि लीवर जो है वो सबसे ज्यादा ब्लड सेल्स बनाता है और जो स्प्लीन है, जो लिम्फ है, जो लिम्फ नोड है, वो थोड़ा कम ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जब 4 मंथ गैस्ट्रेशन के हो जाते हैं तो जो बोन मैरो है वो ज्यादा ब्लड का फॉर्मेशन करती है, जबकि जो लीवर था, जो पहले वाले यानी कि जो हमारा 3rd मंथ में सबसे ज्यादा हमारा ब्लड का फॉर्मेशन कर रहा था, वो अब कम करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि लीवर, स्प्लीन और लिम्फ जो नोड जो है वो कम ब्लड का फॉर्मेशन करेंगे, बट जो बोन मैरो है वो सबसे ज्यादा करेगा। उसके बाद जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है, जब मतलब जो बेबी है वो बर्थ यानी कि जन्म देने के लिए कंप्लीट हो जाता है, तो बिफोर बर्थ क्या होता है कि बोन मैरो सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, जो लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड है वो ब्लड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ये प्रोसेस जो होती है ये तब होती है जब जस्ट बिफोर द बर्थ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है आफ्टर द बर्थ, यानी जब बेबी का बर्थ हो जाता है और प्यूबर्टी एज चलती है, यानी कि 8 to 13 फॉर गर्ल्स एंड 9 to 14 फॉर बॉयज, ये इसको बोला जाता है प्यूबर्टी एज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बोन मैरो जो है वो एक्टिव रहती हैं, जो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अडल्ट। इनमें क्या रहता है, इनमें दोनों बोन मैरो काम करती है, रेड बोन मैरो भी और येलो बोन मैरो भी।
अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रेड बोन मैरो क्या होता है, तो रेड बोन मैरो उनमें क्या रहता है कि उनमें उनका जो कलर है वो रेड रहता है, जबकि येलो बोन मैरो जो होती है वो उनमें फैट भरा रहता है येलो, तो इसलिए इसको येलो बोन मैरो बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे आफ्टर प्यूबर्टी एज में जो हमारी एक्टिव बोन मैरो है, ठीक है, और येलो बोन मैरो वो जो है इनएक्टिव हो जाती हैं जब हमारी बॉडी को लगता है कि ब्लड का रिक्वायरमेंट है, तो जो हमारी बोन मैरो है वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो ये इसमें एक जनरल प्रोसेस है जो अब चलती है जब ड्यूरिंग द गैस्ट्रेशन चलती है। उसके बाद न्यूबॉर्न बेबी में स्टीम सेल्स जो है वो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो एक बेसिक प्रोसीजर है, एक बेसिक प्रोसेस है। आफ्टर मैचुरेशन ऑन प्रो इरिथ्रोब्लास्ट इन टर्न gives rise to basophilic erythroblasts that produce ribosomes। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब आफ्टर मैचुरेशन जो हमारा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट में, जो कि राइबोसोम प्रोड्यूस करता है। Basophilic erythroblast synthesis lot amount of hemoglobin and iron and transform into a polychromatic erythroblast and finally mature into orthochromatic erythrocytes। तो जो हमारे बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट होते हैं ये सिंथेसिस करते हैं हीमोग्लोबिन और आयरन की, जो कि ट्रांसफॉर्म होते हैं पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट में एंड देन फाइनली फिर मेच्योर हो जाते हैं ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोसाइट्स में। आफ्टर द मैचुरेशन or processing of orthochromatic erythroblast, its nucleus degenerates and spins off, allowing the cell or collapse inwards, the eventually assume the biconcave shape and finally convert into reticulocytes। यानी कि जब मैचुरेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट में की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो डिजनरेट हो जाता है और उसके बाद फिर जो जितने भी हमारी सेल हैं वो बाइकॉन्केव शेप की एज्यूम हो जाती हैं और उसके बाद ये रेटिकुलोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है फाइनली। फुल्ली मेच्योर रेटिकुलोसाइट्स कन्वर्ट इनटू इरिथ्रोसाइट विद इन 2 days। और उसके बाद जब हमारा जो रेटिकुलोसाइट्स होता है, मेच्योर रेटिकुलोसाइट्स होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इरिथ्रोसाइट्स में विद इन 2 days में। तो ये जो प्रोसेस है ये है इरिथ्रोसाइट्स, यानी कि आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये भी किस में आता है, हेमियोपोइसिस में आता है। आपको जो भी प्रोसेस आपको इजी लगती है वो आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फैक्टर नेसेसरी फॉर हेमियोपोइसिस, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला है इरिथ्रोपोइटिन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेमोपोइटिन एंड मेजरली सिक्रेटेड बाय पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ऑफ किडनी, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, हेमियोपोइटिन भी बोलते हैं। और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी किडनी से ये सिक्रीट होता है। अब पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है, तो ये किडनी का जो है ये लोट्स ऑफ कैपिलरीज का बना होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जो कि ब्लड कैपिलरीज का काम करता है किडनी के लिए। इट कोज फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ न्यू आरबीसी इनटू सर्कुलेशन, यानी कि ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन भी करता है और रिलीज भी करता है जो भी हमारी न्यू आरबीसी बनती है ब्लड सर्कुलेशन में। एंड आफ्टर सिक्रीशन इट टेक 4 to 5 days टू शो द एक्शन। और ब्लड में सिक्रीट होने के बाद ये 4 से 5 दिन में अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है जो न्यू आरबीसी बनी है। सेकेंड है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है वो इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। Hematopoietic growth factor or growth inducer are the interleukins and stem cells factor. Generally, these factors induce proliferation of pluripotent hematopoietic stem cells। जो hemopoietic growth factors होते हैं जिनको हम growth inducer भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी एक टाइप के स्टेम सेल्स फैक्टर होते हैं जिनका जो काम होता है वो होता है जो भी हमारी PHSC स्टेम सेल्स हैं उनको इंड्यूस करना, उन पर्टिकुलर फैक्टर को इंड्यूस करना। एक्चुअल में जो PHSC है ये एक टाइप की स्टेम सेल्स है
जो अपने आप को सेल्फ रिन्यू करने की भी कैपेबिलिटी रखती है और जितने भी हमारे मेच्योर ब्लड सेल्स हैं उनको डेवलप्ड करने में हेल्प करती है, चाहे वो रेड है, चाहे वो वाइट है या फिर वो प्लेटलेट्स है। नेक्स्ट इज विटामिन्स, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई एंड B12 भी जो है ये मैचुरेशन फैक्टर है। नेक्स्ट इज इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टर, ये भी क्या करता है, इट इज प्रोड्यूस इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा बाय द पेरिटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये क्या करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ पेरिटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। इट इज इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 और ये कहीं ना कहीं विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी के लिए पिगमेंट का काम करता है, यानी कि आरबीसी का जो रेड कलर होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन को भी कैरी करके रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करके रखता है। तो हीमोग्लोबिन जो है इसमें आयरन रहता है, आयरन को कंटेन करता है और ये आरबीसी के लिए पिगमेंट का काम करता है, यानी कि कलरिंग एजेंट का काम करता है। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से उसका कलर जो है वो रेड होता है। फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू कैरी द रिस्पायरेटरी गैसेस, जैसे कि मैंने बताया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं ना कहीं कैरी करके रखेगा और ये जो है एक बफर की तरह भी एक्ट करता है, बफर की तरह काम करता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 68,000। तो ये आप याद कर सकते हो। अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें बच्चों में तो ये रहता है 25 ग्राम पर DL। अगर अडल्ट मेल की बात करें तो 15 ग्राम पर DL, अगर फीमेल की बात करें तो 14.5 ग्राम पर DL। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कैसे सिंथेसिस होती है। अब हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक है हमारा हीम और एक है ग्लोबिन। आपको ये भी पता होगा कि जो ग्लोबिन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं ये, हीमोग्लोबिन जो है वो एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिसमें एक प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन ग्रुप भी जुड़ा होगा और इसमें एक प्रोटीन के साथ यानी कि जो हमारा ग्लोबिन है इसके साथ हीम भी जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। अगर देखा जाए तो बॉडी में 4% जो है वो हीम रहता है और 96% जो है वो हमारा ग्लोबिन रहता है। हीम की अगर सिंथेसिस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में हीम की सिंथेसिस होती है, जबकि ग्लोबिन की जो सिंथेसिस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है। पिगमेंट मैंने बता दिया क्यों होता है, क्योंकि ये आरबीसी को कलर प्रोड्यूस करता है। आरबीसी का जो कलर है रेड, वही क्या रहता है, उसी हीम की वजह से ये रहता है। ठीक है, हीम सिंथेसिस टेक प्लेस इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसिस होती है हीम की। जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं सक्सिनियल को एंजाइम के, वो कंबाइन होते हैं विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन, यानी कि ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस होते हैं और एक न्यू फॉर्म जनरेट करते हैं एमाइनो लिविनिक एसिड ALA बाई स्पेसिफिक एंजाइम ALA एंजाइम, यानी कि ALA सिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स ALA के कंबाइन होते हैं और एक न्यू जनरेशन करते हैं, न्यू फॉर्म बनाते हैं पोरफोबिलोनोजन की इन द प्रेजेंस ऑफ ALA डिहाइड्रेज। ये भी क्या है, एंजाइम है। ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। एंड देन फर्दर प्रोसेसिंग, पोरफोबिलोजन कन्वर्टेड इनटू प्रोटोफोरफायरिनोजन 9 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज। उसके बाद क्या हो रहता है कि जो हमारा पोरफोबिलोनोजन था वो कन्वर्ट होता है प्रोटोफोरफायरिनोजन 9 में इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, फाइनली फिर क्या होता है, जो हमारा प्रोटोफोरफायरिनोजन 9 था ये कन्वर्ट होता है प्रोटोफोरफायरिन 9 में in the presence of oxidase and then it combine with iron and form heme। उसके बाद ये क्या करते हैं, कंबाइन होता है आयरन के साथ और हीम का प्रोडक्शन करता है, हीम को फॉर्म करता है in the presence of फेरोचिलेटेज। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं जो हमारा हीम होता है, हीम में हमारा फेरस और पोरफायरिन प्रेजेंट रहता है और आपको पता होगा कि हीम में आयरन भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, सिंथेसिस है, जो आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन।
ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ग्लोबिन आर प्रोड्यूस इन द राइबोसोम्स। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं ग्लोबिन के, वो राइबोसोम्स में प्रोड्यूस होती हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा चेन। ईच ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पेयर ऑफ चेन, यानी कि हर पर्टिकुलर जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है वो 2 पेयर ऑफ चेन के कॉम्बिनेशन में फॉर्म्ड होता है, बनता है। और ईच चेन इज मेड अप ऑफ 141 टू 146 एमिनो एसिड। जो पर्टिकुलर चेन है वो 141 से 140 एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है। अडल्ट हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो ये 2 अल्फा चेन रखते हैं, 2 बीटा चेन रखते हैं। अगर फेटल हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो इनके पास 2 अल्फा चेन रहते हैं और 2 गामा चेन रहते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीम एंड ग्लोबिन पार्ट। ठीक है, हीम की भी सिंथेसिस हो गई है और ग्लोबिन की भी सिंथेसिस हो गई है। इन दोनों को कॉन्फ़िगरेट करते हैं। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन विद 1 हीम मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितनी भी हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, हर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन के पास एक हीम का मॉलिक्यूल्स रहेगा। Thus, after the complete configuration, each hemoglobin molecules contain 4 polypeptide chain and 4 heme molecules, यानी कि हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन रहेंगे विद 4 हीमो मॉलिक्यूल्स, यानी कि 4 ही हीम मॉलिक्यूल्स रहेंगे और 4 ही पॉलीपेप्टाइड चेन रहेंगे। फैक्टर फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं? तो फर्स्ट इज फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, क्योंकि 141 टू 146 एमिनो एसिड हमारे यूज थे। तो इसेंशियल फॉर द ग्लोबिन प्रोटीन फॉर्मेशन, ये क्या रहता है? ग्लोबिन प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल रहता है। आयरन भी हेल्प करता है, नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीम पार्ट। ठीक है, हीम पार्ट जो है वो किसके लिए नेसेसरी होगा? हीम पार्ट के आयरन नेसेसरी होगा। ठीक है, बल्कि जो प्रोटीन है, जो एमिनो एसिड है, वो ग्लोबिन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेंगे। कॉपर, कोबाल्ट एंड निकल नेसेसरी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द आयरन फ्रॉम द GIT, यानी कि आयरन का यूटिलाइजेशन होने के लिए ये नेसेसरी रहेंगे GIT में। विटामिन की भी हेल्प लगती है, विटामिन सी, निकोटिनिक एसिड, ठीक है, पायरोडोक्सिन, ये भी इसेंशियल होते हैं हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट हमें बात करनी है एनीमिया। एनीमिया क्या है? एनीमिया एक टाइप की ब्लड डिसऑर्डर है, एक टाइप का ब्लड से रिलेटेड बीमारी है जो कि किसी भी पर्सन को तब हो सकती है यदि किसी पर्सन के ब्लड में RBC का जो नंबर है वो कम हो जाए। ठीक है, RBC कम हो जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है बेसिकली कि ये होता क्यों है। तो रीजन क्या क्या हो सकते हैं कि अगर किसी भी रीजन की वजह से आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो ज्यादा लॉस हो जाता है, जैसे कि ड्यूरिंग एनी सर्जरी या फिर ड्यूरिंग एक्सीडेंटल कंडीशन, तो इसमें आपका क्या हो सकता है? एनीमिया आपको कोज हो सकता है। उसके बाद अगर RBC प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो नॉर्मल RBC रहती है वो कम से कम 5.5 मिलियन तक ये रहती है। ठीक है, और अगर देखा जाए इनका शेप की बात की जाए तो बाइकॉनकेव शेप क्या होता है, डायमीटर की बात की जाए तो 7.5 माइक्रोमीटर होता है। तो अगर एक नॉर्मल रेंज से रिडक्शन हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में एनीमिया कोज हो सकता है। ठीक है, एनीमिया इज द ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शन इन RBC एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट। इट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द एक्सेस loss of blood from the body, any reason, decrease production of RBC, increase destruction of RBC, यानी कि RBC क्या है? ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाए ज्यादा तो भी एनीमिया हो सकता है। कॉमन सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो जो स्किन है वो डिसकलर हो जाएगी, पेल येलो स्किन हो जाएगी, लैग्स जो है वो क्रैम्प्स हो जाएंगे, ऐंठ जाएंगे, डिजीनेस हो जाएगा, फैटिग्यू हो जाएगा, बहुत जल्दी थकान हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। अगर एनीमिया के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो 2 टाइप से इनको क्लासिफाई किया जाता है, मॉर्फोलॉजिकल एंड इटियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एनीमिया को जो डिस्क्राइब किया गया है वो साइज और कलर से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, ये क्या होता है? 4 टाइप का एनीमिया हो सकता है। अगर RBC नॉर्मल है साइज
में और कलर में जो है नॉर्मल है, तो ये नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक हो सकता है। अगर साइज जो है आरबीसी का नॉर्मल है बट कलर जो है वो लेस है हीमोग्लोबिन की वजह से, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। अगर आरबीसी का साइज बड़ा है और कलर जो है वो लेस है, इसको हम बोलेंगे मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। अगर आरबीसी का साइज जो है वो स्मॉल है, ठीक है, और कलर भी क्या है लेस है, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल, क्योंकि मॉर्फोलॉजी का मतलब ही क्या होता है कलर और साइज, साइज मीन्स डायमीटर। नेक्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन आता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको हम 5 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि जब हमारी बॉडी में ब्लड लॉस होगा तब ये हो सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया यानी कि जब हमारी ब्लड में आरबीसी क्या है रैप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगी। एप्लास्टिक एनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से। एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज, यानी कि क्रॉनिक डिजीज का मतलब है कि कोई बहुत लंबे टाइम से कोई बीमारी चल रही है जिसकी वजह से हमारी आरबीसी डिस्टर्ब हो रही है और आरबीसी का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, दैट इज क्रॉनिक डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ब्लड क्लोटिंग एंड ब्लड कोगुलेशन। कोगुलेशन एक टाइप की प्रोसेस है जिसमें कभी भी अगर कोई भी हमारी बॉडी में इंजरी होती है या कोई ट्रॉमा होता है और ब्लड जैसे फ्लो करता है, तो कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा कि ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कोगुलेशन बोलते हैं। और ये जिस फैक्टर की हेल्प से होता है उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग इज ए मैकेनिज्म बाय विच द ब्लड लॉस रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द इंजरी और ट्रॉमा बाय द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन। तो इसमें क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है एक टाइप का मैकेनिज्म है जिसमें हमारा ब्लड लॉस जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है किसी भी इंजरी या ट्रॉमा के दौरान। और किसकी वजह से होता है, फिब्रिन की वजह से होता है। जब भी बॉडी में जैसे ही हमारा कोई भी इंजरी होती है, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे वो इंटरनल है, ठीक है, तो अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो कुछ टाइम के बाद वो जो है ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है विद द हेल्प ऑफ फिब्रिन। फिब्रिन जो है एक क्लॉटिंग फैक्टर है। During this process, platelets important the role because it contain the clotting factor। जैसे मैंने अभी बताया कि जो ब्लड लॉस है वो रुकता है विद द हेल्प ऑफ फिब्रिन, और फिब्रिन जो है क्लॉटिंग फैक्टर है। तो इसमें इस टाइप की प्रोसेस में प्लेटलेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्लेटलेट ही क्या है, प्लेटलेट के पास ही क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ब्लड क्लॉट प्रिवेंट द माइक्रोबियल एक्टिविटी। अब देखिए ब्लड क्लोटिंग अच्छा भी है, लेकिन अगर ज्यादा लंबे टाइम तक कहीं पे ब्लड क्लोट हो रहा है तो ये हार्मफुल भी है। लेकिन हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसमें ब्लड लॉस हो रहा है, मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है किसी भी इंजरी की वजह से, किसी भी ट्रॉमा की वजह से, तो उसमें हमें क्या करना है, उस ब्लड को रोकना है जिससे कि हमारी बॉडी में ब्लड की कमी ना हो। ठीक है, तो जो ब्लड क्लोट है वो जरूरी है। ये क्या करता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी को से बचाता है, प्रिवेंट करता है किसी भी इन्फेक्टेड एरिया पे, जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस से हमें बचाता है। ब्लड क्लोटिंग हेल्प इन द हेमियोस्टैटिक मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी बाय द फॉर्मेशन ऑफ द फिब्रिन मैश। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये हेमियोस्टैटिक यानी कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि अगर ब्लड लॉस होगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर पे भी, इंटरनल टेम्परेचर पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। हेमियोस्टैटिक मैकेनिज्म डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स ड्यूरिंग एनी इंजरी और ट्रॉमा। जो हेमियोस्टैटिक मैकेनिज्म है वो 3 पार्ट्स में, 3 स्टेप्स में जो है डिवाइडेड है। फर्स्ट इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो का मतलब होता है वेसल्स और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना, यानी कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो उनका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, कॉन्ट्रिक्ट हो जाएगा। सेकंड इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे ये ब्लड वेसल्स है और ब्लड जो है वो हमारा कंटिन्यू फ्लो कर रहा है किसी भी इंजरी या किसी भी ट्रॉमा की वजह से, तो जो प्लेटलेट्स हैं वो प्लेटलेट्स क्या है, अब प्लेटलेट्स भी किसमें होता है, डेफिनेटली ब्लड का एक पार्ट सेल है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये एक प्लग बना लेंगी जिसकी वजह से वहां पे भी क्या हो जाएगा, क्लोट फॉर्मेशन हो जाएगा और ब्लड जो है वो रुक जाएगा। उसके बाद ब्लड क्लोटिंग और कोगुलेशन, ये लास्ट स्टेज है।
ठीक है, लास्ट स्टेप है जिसमें हमारे जो क्लोटिंग फैक्टर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना काम कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो टेबल दी गई है ये क्लोटिंग फैक्टर है। 13 क्लोटिंग फैक्टर हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है, और ये जैसे जैसे आइडेंटिफाई होते गए वैसे वैसे इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिवीजन करते रहे, और इनके जो नाम है इनके स्पेसिफिक साइंटिस्ट के ऊपर, उनके नाम के ऊपर डिपेंडेबल है, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट रिसर्च करता था जैसे आइडेंटिफाई होता था तो वो नाम रखे गए हैं। जैसे फर्स्ट है फिब्रिनोजन है, एक साइड आपको सोर्स दिखेगा, लीवर सोर्स है, प्रोथ्रोम्बिन है, लीवर सोर्स है। थर्ड इज टिश्यू फैक्टर है, डैमेज टिश्यू सेल्स है, ये आप इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे में पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ इज कैल्शियम आयन है, बोन प्लाज्मा सप्लीमेंट है। तो ये सारे टिश्यू फैक्टर हैं जिसमें से आपको टोटल हमारे टिश्यू फैक्टर 13 ही हैं, लेकिन इसमें से जो 6 फैक्टर है वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो इसमें 6 फैक्टर अभी एब्सेंट है, ठीक है। तो इसमें टोटल अगर देखोगे तो 13 है, यहाँ पे आपको शो होगा 13 जो है वो हमारा फिब्रिन है, लास्ट क्लोटिंग फैक्टर है जो हमारा मेन रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोटिंग के लिए। तो फिब्रिन है जो हमारा लीवर और बोन मैरो इसके स्पेसिफिक सोर्स है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। हमारी बॉडी में 3 टाइप का मैकेनिज्म होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक पाथवे, सेकंड इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एक टाइम में जाके एक जगह मिलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इसको बोला जाता है कॉमन पाथवे। यानी कि हमारी बॉडी जो है वो 3 टाइप के मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करती है ब्लड क्लोटिंग में, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। अब इंट्रिंसिक पाथवे क्या है, जब भी कोई इंटरनल इंजरी या कोई ट्रॉमा होता है जिसमें ब्लड लॉस हो रहा है उसको रोकने के लिए हम इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे जब भी कोई बाहरी इंजरी जैसे एक्सीडेंट हो गया तो उसको रोकने के लिए एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है। अब इंट्रिंसिक पाथवे में जो डैमेज होता है वो एंडोथेलियल डैमेज होता है, एंडोथेलियल सेल का डैमेज होता है, कोलेजन डैमेज होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है। बट एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो डैमेज होता है वो होता है टिश्यू डैमेज। तो क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे में अगर कोई एक्सटर्नल इंजरी लगी है तो उसमें भी जो क्लोटिंग फैक्टर है वो थर्ड इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो क्या था, टिश्यू डैमेज फैक्टर था, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, ये आपस में मिलके क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये किस में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। और ये जो पर्टिकुलर अभी जो ये पर्टिकुलर सिंथेसिस हुई है ये क्या करता है, फिब्रिनोजन बनाता है, और फिब्रिनोजन जो है फिर वो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन और कैल्शियम, और फिब्रिन रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोटिंग के लिए। आपका चाहे वो एक्सट्रिंसिक इंजरी है चाहे वो इंट्रिंसिक इंजरी है, लास्ट में फिब्रिन जो है वो क्लोट कर देता है जिसकी वजह से ब्लड लॉस का होना रुक जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में, जिसको आपने सुना होगा एबीओ सिस्टम के बारे में, ब्लड ग्रुप ए, बी एंड ओ। तो इसको जो डिस्कवर किया था एपीओ सिस्टम को, वो एक साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टाइनर, और जिन्होंने ये डिस्कवर किया था, जिस सन में ये किया था वो था 1900 सन में ये इन्होंने डिस्कवर किया था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, डिफरेंट ब्लड ग्रुप को लिया और उनको मिक्स किया और एक नोट बनाया कि जो प्लाज्मा है वो ब्लड टाइप में एग्लूटिनेट प्रोड्यूस करता है और क्लस्टर फॉर्म करता है या नहीं, ठीक है, विच वर कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन रेड ब्लड सेल्स, जो क्या शो करता था कि रेड ब्लड सेल्स पे मॉलिक्यूल्स एब्सेंस है, ठीक है, एंड रिजल्टिंग इन एंटीबॉडीज टू रिफीट दैट मॉलिक्यूल्स। उसके बाद इसके मतलब परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो एंटीबॉडीज का निर्माण हुआ जो इन मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता था, खत्म कर देता था। He then made a note of the agglutination। उसके बाद जब ये पर्टिकुलर इनको समझ आ गया तो इन्होंने एक नोट प्रिपेयर किया और ब्लड ग्रुप को 4 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया, और इस डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट है द ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब जब भी हम किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफर करते हैं तो जो एबीओ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कभी भी हम
ए वाले को बी में डोनेट नहीं कर सकता है और बी वाला जो है वो ए में डोनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, सपोज करो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो जो अगर हम किसी बी वाले का ब्लड ग्रुप ए में डोनेट कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको फॉरेन पार्टिकल्स रिकॉग्नाइज करके उस पे अटैक कर देता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ये क्या जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, आवर इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज another blood type as foreign and attack it if introduced in the body causing a transfusion reactions. Any inappropriate match with the RH and ABO blood types causing the most serious and life-threatening transfusion reaction. Therefore, blood before transfusion, it is suggested to have a blood group check. और इसीलिए क्या होता है कि कभी भी अगर आप ब्लड किसी को डोनेट करते हो तो सबसे पहले आपका ब्लड ग्रुप चेक होता है, उसके बाद ही आप किसी को डोनेट कर सकते हो। किसी को मीन्स डेट कि आप अपने ही ब्लड ग्रुप वाले को पर्सन को दे सकते हो, इसीलिए ये एबीओ सिस्टम आया था। आगे आपको टेबल दिखेगी जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सा पर्सन जो है वो किसको डोनेट कर सकते हैं और किससे रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फॉरेन पार्टिकल्स समझ के उस पर्टिकुलर ग्रुप पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड जो है ब्लड रिएक्शंस जो है वो ट्रांसफ्यूज हो जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप में फर्स्ट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ सिस्टम को जो डिवाइडेशन हुआ है वो 2 एंटीजन और 2 एंटीबॉडीज के अकॉर्डिंग हुआ है। एंटीजन जो होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ये जो प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के सरफेस पे होते हैं, और 2 हमारी एंटीबॉडीज होते हैं जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ठीक है, अगर एबीओ का डिटर्मिनेशन करना है तो जो एबीओ का डिटर्मिनेशन होता है वो हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होता है बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। यानी कि एबीओ सिस्टम का जो डिटर्मिनेशन है वो टोटली एंटीजन के एब्सेंस और एंटीबॉडीज के एब्सेंस और प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ। ठीक है, आगे आपको टेबल भी दिखेगी इसमें कि कौन सी पर्टिकुलर कौन सा ब्लड ग्रुप किसके लिए डोनेट कर सकता है और किसके लिए रिसीव कर सकता है। इस टेबल के से समझते हैं कि एबीओ ग्रुप क्या है और ब्लड ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं, कौन सा जो ब्लड है वो किसको डोनर बन सकता है, किसके लिए डोनर बन सकता है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप को 4 में डिफाइन किया गया है, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ। ठीक है, एंटीजन मैं बता चुकी हूँ कि एंटीजन जो है वो आरबीसी के सरफेस पे रहता है, एंटीबॉडीज जो है वो प्लाज्मा में रहता है। कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडीज सेम नहीं होती है, मतलब हमें ऐसा करना, हमें अगर एंटीजन ए है तो हमें उसका डिफरेंट एंटीबॉडीज रखना पड़ेगा और इसी हिसाब से ही हम डोनेट करते हैं और रिसीव करते हैं कि हमारा जो एंटीजन एंटीबॉडीज है वो सेम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है जिसमें एंटीजन ए रहेगा बट एंटीबॉडीज बी रहेंगी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी रहेगा बट एंटीबॉडीज डिफरेंट रहेंगी, ए रहेगा। ए बी में एंटीजन ए बी रहेगा बट इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं रहेगी जिसका हम फायदा उठाते हैं। और ओ में एंटीजन कोई नहीं रहेगा, एंटीबॉडीज ए एंड बी रहेगी, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर भी बोला जाता है क्योंकि इसमें हमें एंटीजन से कोई नहीं होता है, तो हमें एंटीजन से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ब्लड ग्रुपिंग अगर ब्लड ग्रुप ए से देखा जाए तो जो डोनर ग्रुप होगा वो होगा ए एंड ओ, यानी कि ये ए को भी डोनेट कर सकता है और ओ को भी डोनेट कर सकता है। बी को क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि अगर मैं सपोज करो ए ब्लड ग्रुप को अगर मैं बी में देना चाहूंगी, डोनर करना चाहूंगी, तो मेरे पास जो है वो एंटीजन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा और एंटीबॉडीज पहले से ही ए के पास बी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। ठीक है,
अब इसीलिए ओ को क्यों दे सकता है, ओ के लिए डोनर क्यों है, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो हमको उसमें कोई सेम एंटीजन और एंटीबॉडीज होने का खतरा नहीं है। उसके बाद बी की बात कर लेते हैं। तो बी जो है वो डोनर ग्रुप जो है वो बी और ओ है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, क्यों ये ए को नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज करो अगर मैं किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है और मैं ए में उसको देना चाहती हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे, बी हमारा जो, क्योंकि हमारे पास बी में एंटीजन बी था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर से एंटीबॉडीज उसके पास बी थी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। तो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते, इसलिए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ए को नहीं डोनेट कर सकता। नेक्स्ट इसमें ए बी आता है। तो ए बी में एंटीजन ए एंड बी, एंड इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, इसीलिए ये डोनेट कर सकता है ए बी को भी, ए को भी, बी को भी एंड ओ को भी, इसलिए ये यूजफुल होता है। ओ जो है, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडीज होती है ए एंड बी, इसलिए ये डोनर ग्रुप जो है वो ओ है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रुप है, ये सबको डोनेट कर सकते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होती। बहुत रेयर होता है बट इसके पास एंटीजन नहीं है, इससे हमें फायदा है। सेकेंड टाइप होता है हमारा RH फैक्टर। RH फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है पॉजिटिव और नेगेटिव को इंडिकेट करने के लिए, यानी कि ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, या आपका ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। तो RH फैक्टर जो इंडिकेट करता है वो करता है पॉजिटिव और नेगेटिव को। RH जो नाम लिया गया था, एक मंकी था रेसियस मंकी, उसके बिहाफ पे ये नाम लिया गया था। इन्हीं मंकी पे जो हुआ था, स्टडी हुई थी, रिसर्च हुई थी, और उन्हीं के बिहाफ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव की थ्योरी आई थी। रेसियस जब मंकी पे रिसर्च हो रही थी तो कुछ में एक एंटीजन दिख रहा था, ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया पॉजिटिव, और जिसमें एंटीजन नहीं दिख रहा था, एंटीजन की शेप स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था, उसको हमने बोल दिया नेगेटिव। ठीक है, RH फैक्टर इज एन एंटीजन प्रेजेंट ऑन द RBC. This antigen was discovered by लैंडस्टाइनर और वीनर। ये वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जिन्होंने 5-6 मंकी लिए और उनपे फिर स्टडी की। तो जिसमें एंटीजन दिखा डेट मीन्स पॉजिटिव है, और जिसमें एंटीजन स्ट्रक्चर नहीं दिखा डेट मीन्स नेगेटिव था। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर इन द रेसियस मंकी एंड हैंस द नेम RH फैक्टर। रेसियस मंकी पे डिस्कवर हुआ था सबसे फर्स्ट, और उसी के बिहाफ पे इसका जो नाम है RH फैक्टर पड़ा था, जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट करता है। द पर्सन हुज कंटेन द RH एंटीजन, ये मैंने आपको बता दिया कि जिनमें RH एंटीजन होगा डेट मीन्स वो पॉजिटिव होगा, RH पॉजिटिव होगा, और जिसमें RH एंटीजन नहीं होगा डेट मीन्स वो नेगेटिव होगा। और इसी के बिहाफ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को इंडिकेट किया है। ठीक है, अगर देखा जाए इंडियन पॉपुलेशन में तो 85% जो लोग हैं वो RH पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव है, और 15% जो है वो नेगेटिव है। ब्लड ग्रुप के कंक्लूजन की बात करें तो जो हमारा O नेगेटिव है वो हमारा यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि एक तो इसमें एंटीजन A एंड B नहीं होता, यानी कि कोई एंटीजन नहीं होता है। सेकंड, इसमें RH फैक्टर भी नहीं होता। O is the universal donor blood group because it does not contain any antigen and RH factor on the surface of RBC। तो हम इसको यूनिवर्सल, हम इसको किसी के लिए भी डोनर बना सकते हैं। ठीक है, AB पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सबसे ये ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है, एंटीबॉडीज नहीं होती A एंड B, तो हमें इसमें भी इसका ये सबसे अपना जो ब्लड है वो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ग्रुप प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। डेफिनेटली सी बात है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो ब्लड ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बीमारी से बचने के लिए, जैसे कि जॉइंडिस, कार्डियक शोक, या फिर किडनी, या फिर हार्ट अरेस्ट। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए हमारा ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर कोई भी इमरजेंसी होती है जिसमें हमें ब्लड की नीड होती है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ब्लड को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डोनेट करते हैं, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देते हैं। जो देता है उसको हमने डोनर बोला है, और जो जिस पर्सन को देता है उसको हमने रेसिपिएंट बोला, यानी कि रिसीवर बोला है। ठीक है,
ट्रांसफ्यूजन इज डन एज ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर। डेफिनेटली सी बात है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, क्योंकि कभी कभी ड्यूरिंग द एक्सीडेंटल कंडीशन कभी कभी इतनी सीरियस कंडीशन हो जाती है कि हमें ब्लड जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से लेना पड़ता है। जब हमारी बॉडी में ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है ड्यू टू एनी ट्रोमा इंजरी, तो उसमें ये कहीं ना कहीं हमारा लाइफ सेव करता है। डेफिनेटली सी बात है। जैसे एनीमिया हो सकता है, एनीमिया में आपको ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, हैमरेज में पड़ सकती है, ट्रोमा या एक्सीडेंट में पड़ सकती है, सर्जरी में पड़ सकती है, बर्न कोई कंडीशन होती है उसमें पड़ सकती है, टॉक्सिसिटी हो अगर किसी ड्रग की हो जाती है उसमें पड़ सकती है, या फिर जॉइंटिस में भी हमें ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें हम ब्लड ग्रुप चेक करके और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड देते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसीजर की, यानी कि जब भी हम किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफर करते हैं या डोनेट करते हैं तो उसके लिए क्या बेसिक प्रोसीजर रहने वाला है। तो ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या फिर जिसको हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी बोलते हैं, ये एक तो शॉर्ट साइकिल है, ये कुछ मिनट के लिए चलता है, ठीक है। और जो भी पर्सन डोनेट करता है, जैसे अगर आपने भी कभी ब्लड डोनेट किया होगा तो सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन भी चेक होता है, प्लस आपसे पूछा भी जाता है कि लास्ट 24 आवर्स में आपने कोई एंटीबायोटिक्स खाई थी या नहीं खाई थी। तो इस बेसिक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही ब्लड डोनेट किया जाता है, आप डोनेट करते होंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी पर्सन ब्लड दे रहा है, एक तो वो स्मॉल क्वांटिटी में देगा, जैसे 5 to 20 ml एक साथ बहुत ज्यादा नहीं देगा। प्लस ये कहीं ना कहीं जो रेंज है ये कहीं ना कहीं एज के ऊपर और पर्सन के साइज के ऊपर, पर्सन की कंडीशन के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। उसके बाद इसमें जिस भी पर्सन को हम डोनेट कर रहे हैं तो इक्वल क्वांटिटी में करेंगे, फ्रेश और प्री वार्म्ड होगा ब्लड और प्लाज्मा दोनों ही, और हम आईवी कैथेटर के उस थ्रू हम इसमें किसी भी पर्सन को चढ़ाएंगे या फिर देंगे ब्लड को। उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये फ्यू मिनट्स तक चलती है, और जो कैथेटर है उसको वहीं पे हम लीव प्लेस छोड़ देंगे, उसी जगह पे लगा हुआ छोड़ देंगे, और ये जो ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस है ये रिपीट होती रहती है विद इन फ्यू आवर्स तक, ठीक है। यानी कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि कुछ थोड़ा सा फ्यू मिनट्स के लिए चढ़ाया हमने ब्लड को, ठीक है, रिसीवर को दिया, और उसके बाद फिर उसको जो कैथेटर है उसको वहीं पे छोड़ दिया, उसके बाद फिर से ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। और तब तक ये प्रोसीजर जब चलता है जब तक कि उस पर्टिकुलर पर्सन में जिसको हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसमें जो ब्लड की कमी है वो फुलफिल नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड से रिलेटेड डिजीज के बारे में। सबसे पहले हमारा आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ब्लड रिलेटेड डिजीज है जिसमें हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है किसी भी पर्सन को। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब है कि इसमें इस पर्टिकुलर बीमारी में जो हमारे कोगुलेशन फैक्टर होते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं। जैसे अगर हीमोफीलिया दो टाइप्स के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। अगर हीमोफीलिया ए की बात करें तो वो क्लोटिंग फैक्टर 8 की वजह से होता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, यानी कि रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्लोट नहीं बन पाता। और अगर हीमोफीलिया बी की बात करें तो उसमें हमारा क्लोटिंग फैक्टर 9 जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसमें क्लोट नहीं बन पाता। और इस पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से किसी भी पर्सन में जो हमारी ब्लड क्लोटिंग एबिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो एक्सेसिव अमाउंट में लॉस होगा, और इसका जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो बॉडी में दिखेगा, ठीक है, यानी कि बॉडी में जो है वो एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा। सेकंड हमारा यहाँ पे आता है डिसऑर्डर पॉलीसाइथेमिया वेरा। ये भी क्या है, एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें पर्टिकुलर जो ब्लड सेल्स की अमाउंट होती है वो ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आगे जाके ये कैंसर में कॉज हो सकता है, हाइपोक्सिया कॉज कर सकता है, इस टाइप की बीमारी ये कॉज कर सकता है। थर्ड इसमें आता है सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज का मतलब है कि ये भी क्या होता है, एक टाइप का ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है बेसिकली, जो कि हीमोग्लोबिन के म्यूटेशन की वजह से होता
होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन बीटा जीन जो है वो क्रोमोसोम सेकंड की वजह से होता है। और इस पर्टिकुलर डिजीज में जो हमारी आरबीसी होती है, जो हमारी ब्लड सेल्स होता है, उनका जो साइज होता है वो सिकल हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, और कहीं ना कहीं साइज जो है वो बहुत ज्यादा शिकल शेप में हो जाती है हमारी आरबीसी, जिसकी वजह से ये हो जाता है। नेक्स्ट आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है एक टाइप का ब्लड कैंसर है, जो हमारा बोन मैरो में ब्लड बनता है, उससे रिलेटेड ये कैंसर है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारे सिंगल लिम्फोइड स्टेम सेल्स होती हैं उनका प्रॉपर मैचुरेशन और एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता, जिनकी वजह से ये बोन मैरो में कैंसर कोज हो जाता है। सेकंड हमारा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी जो है वो एक टाइप का ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी आरबीसी है वो डिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। और फर्दर यानी कि जो हमारी आरबीसी है वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, रैप्चर होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी आरबीसी का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो कम हो जाती है और आगे जाके ये एनीमिया को कॉज कर सकती है। ये भी दो टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम एक टाइप का सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म फॉलो करता है हमारी बॉडी के लिए। यानी कि हमारी बॉडी में जैसे डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के लिए डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती थी, हमारे बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन से बचाते थे, वैसे रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम भी हमारी बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल से हमें बचाता है। इसको जो है हम टिश्यू मैक्रोफेजेस सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस सिस्टम। इन दिस सिस्टम फेगोसाइटोसिस सेल्स विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। यानी कि इस सिस्टम में जो हमारी फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जो हमारा फेगोसाइटिक सेल्स होती है वही क्या करती हैं, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करके इंगल्फ करती हैं। The reticuloendothelial cell are found in the following structure. Reticuloendothelial जो cells होती हैं वो following structure यानी कि different body के structures में मिलती हैं, जैसे कि एंडोथीलियल लाइनिंग में रहेंगी, वस्कुलर और लिम्फ चैनल के जो भी एंडोथीलियल लाइनिंग होती है उसमें प्रेजेंट रहता है, कनेक्टिव टिश्यू में रहेंगी, कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्प्लीन है, लीवर है, लंग्स है, लिम्फ नोड है, बोन मैरो है, इसमें ये प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। Reticular cells in these tissue from the tissue macrophage system. Macrophage is large phagocytic cell derived from monocytes. Reticular endothelial cell are classified into two types. यानी कि जो हमारे reticular cells होती हैं वो इन tissues में मिलती है, macrophage system में पाई जाती हैं, और जो ये मैक्रोफेज होते हैं इसी में हमारी फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो हमें बैक्टीरिया से, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से बचाती है। ये दो टाइप से क्लासिफाइड होता है, एक होता है फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल और टिश्यू मैक्रोफेजेस। These cells are usually located in the tissue and also called fixed histiocyte। यानी कि ये जो पर्टिकुलर सेल्स है ये हमारे टिश्यू में मिलते हैं और इनको फिक्स्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपनी पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, और इसको हम फिक्स्ड हिस्टियोसाइट भी बोलते हैं। सेकंड है वॉन्डरिंग रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स। These cells are usually located on the injury infection site। यानी कि ये जो पर्टिकुलर सेल्स होती हैं ये किसी भी इंजरी या जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है उस पर्टिकुलर साइट पे रहते हैं, और इसको हम बोलते हैं फ्री हिस्टियोसाइट्स। और लास्ट में हम एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मा कंपोनेंट। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन हीमोपोइसिस प्रोसेस इन डिटेल। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। नेक्स्ट इज डिफाइन एनीमिया, डिस्कस इट्स टाइप्स, कॉजेस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट RH फैक्टर, एक्सप्लेन इट्स रोल इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कभी कभी ABO सिस्टम के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने पढ़ा है, तो आप एक बार इनको सॉल्व करके देखिए।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपने यूनिट नंबर 3 के पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें हमें बात करनी है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन्स क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होता है, लिम्फ सर्कुलेशन कैसे होता है, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video. If you have any query and question, then ask me in comment box. Thank you so much.